Hello and welcome to the Sarthak Coaching Academy. Today we are starting Indian Polity, Bharat की राज व्यवस्था, and the topic of discussion for today is preamble. ये जो लेक्चर है हमने इस तरीके से रचा है आज कि आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए। हमें भारत की प्रस्तावना उद्देशिका पढ़ना ज़रूरी क्यों है, इससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, और यदि आपने प्रस्तावना जो है वो आपका क्लियर हो जाता है तो आपका आधे से ज़्यादा संविधान जो है वो बिल्कुल बेसिक जो है उसका क्लियर हो जाएगा। चलिए, प्रियम्बल क्या है? प्रस्तावना। हम जब भी कोई किताब खरीद के लाते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो उसके पहले एक दो पेजेस जो होते हैं उसमें उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि हम आगे किताब में क्या पढ़ने वाले हैं, उसका इंडेक्स जो है वो क्या है। तो जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स माना जाता है, जिससे हमें ये मालूम पड़े कि हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है, किस किस तरीके से लिखा है। भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, विस्तृत संविधान है। तो उसके फंडामेंटल चीज़ें समझने से पहले, मूलभूत बातें समझने से पहले प्रस्तावना समझना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तावना क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या दृष्टिकोण है, क्या लक्ष्य है, इसकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। प्रियम्बल को, प्रस्तावना को हम संविधान की आत्मा कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो हम प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो हुआ क्या, 1946 में जब संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उस वक्त जो निर्माता थे उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये डिसाइड किया कि सबसे ऊपर किसे रखा जाए। हमारे 4 पिलर्स बनाए गए, 4 स्तंभ बनाए गए। लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। लेजिस्लेचर, विधायिका क्या है? कानून बनाने वाला, जैसे आपका पार्लियामेंट। फिर है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जो कानून इन्फोर्स करता है, कानून का पालन कराने वाला। उसके बाद आता है जुडिशरी, न्यायपालिका, इंटरप्रिटेशन, यानी वो विवेचना करता है, विश्लेषण करता है जो कानून है वो उसका सही तरीके से पालन हो रहा है कि नहीं, जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते हैं। फोर्थ पिलर इज अनऑफिशियल मीडिया। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने सोचा कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल किसे बनाया जाए, सबसे ऊपर किसे रखने की कोशिश की जाए। तो उन्होंने क्या स्मार्ट सा काम किया कि उन्होंने सबसे ऊपर रखा वी द पीपल, हम भारत के लोग। किसी एक पिलर को पावर ना देकर उन्होंने जनता को सबसे सर्वोपरि रखा। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, लेकिन इससे ऊपर भारत की जनता है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, लेकिन शक्ति कहाँ से मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन को? कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है पावर का? वो है भारत की जनता। फ्रॉम वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स इट पावर, दैट इज द पीपल ऑफ इंडिया। ओके ना, तभी हमारे पास सबसे पहली लाइन जो है वो आती है वी द पीपल। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग वर्ड्स को जो प्रियम्बल में दिए गए हैं। हर एक वर्ड का अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना अपना महत्व है। सबसे पहले है सोवरन, संप्रभु, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र, रिपब्लिक, गणतंत्र। सोवरन, संप्रभु, ऐसा देश जो स्वयं अपने सारे निर्णय ले, जिस पर बाहरी शक्तियों का कोई प्रभाव ना पड़े, जो कोई दादागिरी करके अपना काम ना करवा सके, जिस पर कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस ना हो। बेसिक आप ये कहो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकें। एक देश जो है अपने डिसीजन खुद ले सके, वो अपना स्वयं का राजा हो। और आप ये सोचिए कि 1947 से पहले हमारे देश में फॉरेनर्स का राज था, ब्रिटिशर्स का राज था, तो हमारा देश उस वक्त सोवरन नहीं था। 1947 के बाद हमारा देश जो है संप्रभु बना, जो अपना प्रभु हो। नेक्स्ट वर्ड आता है सोशलिस्ट, समाजवादी। ये वर्ड एक्चुअली, दोनों वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर, ये दोनों वर्ड 42nd अमेंडमेंट में, 42nd संशोधन में 1976 में जो है प्रियम्बल में जोड़े गए। अब
हमारा देश जो है काफ़ी सारी जो हमारी सरकार है काफ़ी सारी स्कीम्स बनाती है गरीबी हटाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए, किसानों के हित के लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाती है। इन स्कीम्स के लिए खर्च लगता है और जो गवर्नमेंट की इनकम का स्रोत क्या है, जो हम लोग टैक्स देते हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो, ठीक है, उसी से रोड बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सोशल काम करने हैं, सब्सिडी देनी है। तो उनका स्पेंडिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, वो सामाजिक होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, कैपिटलिस्टिक नहीं हो। कैपिटलिस्टिक का मतलब कि किसी एक चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके, किसी एक कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके, इक्वल सब समाज की तरफ देखते हुए उसे इन्वेस्ट किया जाए। स्पेंडिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, सोशल, गरीबी हटाने के लिए, असमानता, इनइक्वालिटी हटाने के लिए, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए। कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कुछ खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो उन्हें सब्सिडी देने के लिए। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या है, समाज इक्वल काम किया जाए, समाज में रहकर किसी एक तरफ ना झुकाव हो समाज में। अब समाज का सोशलिस्टिक में एक चीज़ और आती है, कम्युनलिज्म, जिसको हम कहते हैं साम्यवाद। साम्यवाद और सोशलिज्म, समाजवाद, दोनों की आइडियलिस्टिक सेम है कि सब दोनों समानता की बात करते हैं। लेकिन कम्युनलिज्म क्या है, वो ये कहता है कि समाज जो है वर्ग विहीन होना चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, असमानता जो भी हमारे देशों में विद्यमान है नहीं होनी चाहिए। वैचारिक रूप से बहुत अच्छा है, आइडियलिस्टिक है, लेकिन आज तक कभी हो नहीं पाया। चाइना में भी ऐसी कोशिश की होगी, माओ जेडोंग ने ऐसे किया, 20 लाख जमींदारों से उनकी ज़मीनें खरीदी, उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती से, वॉयलेंस के दम पर उनसे वापस ली ज़मीनें, गोली के दम पर उन सबको मार दिया गया और उसके बाद सभी में इक्वल बांट दी गई। कम्युनलिज्म क्या है, सोशलिज्म का ही टाइप है, लेकिन कम्युनलिज्म क्या कहता है, वॉयलेंस के दम पर हम इक्वालिटी लाएंगे। समाजवाद का जो एक्सट्रीम पॉइंट है, आप उसे कम्युनलिज्म समझ सकते हैं। कम्युनलिज्म कहता है हम तो आज ही इक्वालिटी लाएंगे, हाथों हाथ तुरंत। लेकिन सोशलिज्म कहता है धीरे धीरे करके स्कीम्स लाएंगे, कुछ और काम करेंगे, ताकि वो रिजर्वेशन लाएंगे, कुछ चीज़ें लाएंगे जिससे इक्वल हो सके, ठीक है। तो ये फ़र्क है सोशलिज्म में और कम्युनलिज्म में। उसके बाद आता है सेकुलरिज्म। वर्तमान में, आज के टाइम में, प्रेजेंट में, ये वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सबको पता ही है, दैट इंडिया इज़ नॉट अ हिंदू राष्ट्र, इंडिया इज़ नॉट अ सिख राष्ट्र। India officially does not held any religion. The people of India may have the different religion, but officially India will not endorse any specific religion because it is secular. किसी देश के आगे अगर किसी धर्म का नाम लग जाता है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के नाम के आगे इस्लाम लग गया, इस्लामिक नेशन है, तो वो सेकुलर नहीं है। भारत जो है पर्टिकुलर किसी एक धर्म के ऊपर नहीं है, सभी धर्म को इक्वल तरीके से देखता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकुलरिज्म। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। चलिए, उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र। ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। वर्ल्ड नाउ हैज़ प्रेफर्ड डेमोक्रेसी एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम इन द रिसेंट पास्ट। मतलब क्या है, किसी व्यक्ति विशेष की पावर को कम कर दी जाए, लोग और जनता की पावर को बढ़ा दिया जाए। इलेक्शंस के थ्रू हम अपने देश के मुखिया को चुने, चाहे वो डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, ठीक है। इसकी बेसिक डेफिनेशन आपको पता ही है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। इब्राहिम लिंकन ने 1864 में गैट्सबर्ग स्पीच में ये बात कही थी। उन्होंने क्या कहा, वी हैव टू लिव अप to the idea with this that the new government should be
ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। चलिए, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सांसद चुनते हैं, सांसद उनके बाद प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चुनते हैं, ठीक है। जनता सर्वोच्च है। अपना प्रतिनिधित्व हम इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा चुनते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट, उसके बाद आता है रिपब्लिक, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या है? जहाँ पर वंशानुगत कोई देश का मुखिया ना हो। हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, जो इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है भारत में। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, जो कि जनता के द्वारा चुना जाता है इनडायरेक्टली। बट ब्रिटेन में या जापान में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हेरिडिटरी है, वंशानुगत है, किंग या क्वीन जो है। इसलिए दोनों में से एक, दोनों अगर इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं, राज्य के जितने भी, एक देश के जितने भी मुखिया हैं, अगर वो दोनों इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं तो आप उसे रिपब्लिक कहेंगे, अदरवाइज नहीं। जापान, इंग्लैंड रिपब्लिक, गणतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र है, वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन रिपब्लिक नहीं है। इंडिया जो है डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। चलिए, उसके बाद अब हमारे पास ये हमने जो वर्ड्स पढ़े, हमने अभी तक जो वर्ड्स पढ़े, कौन कौन से वर्ड्स हमने पढ़े? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये हमें बताते हैं कि हमारे देश का ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। अब आप समझे कि हमने अभी तक क्या क्या देखा। प्रीएम्बल हमें बताता है कि देश की सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, शक्ति कौन है? जनता, भारत की जनता। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या क्या बताता है, कैसा क्या हमारा देश है, संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रीएम्बल का एम, ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य क्या क्या है। न्याय, जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से। स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचारों पर, अभिव्यक्ति पर हमारा जितना विश्वास है उस पर। धर्म, उपासना, हम किसी को भी माने, हम किसी भी धर्म को फॉलो करें, हम किसी की भी पूजा करें, अपने विचारों को अच्छे से रख सकें। हमें हर चीज़ की लिबर्टी होनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, अवसर की, प्रतिष्ठा की, बंधुता, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये जो दो वर्ड है, यूनिटी और इंटीग्रिटी, ये वर्ड जो है 42nd अमेंडमेंट में, संशोधन में, ये दोनों शब्द जो हैं ये तब जोड़े गए। अब ये विवादास्पद भी हैं, कॉन्ट्रडिक्शन भी है कुछ चीज़ों में, कि जैसे आप क्या कह सकते हो, इक्वालिटी, अरे इक्वालिटी कहाँ है हमारे देश में? रिजर्वेशन तो है, तो इक्वालिटी नहीं हुई, सबको समान अवसर कैसे मिला? तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो कि देखो भाई ये मेरे प्रीएम्बल में ये लिखा है, लेकिन आपने तो अवसर नहीं दिया? क्या हम जा सकते हैं? वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड आस्क देम टू इन्फोर्स द प्रीएम्बल एज पर द करंट सिचुएशन। तो एक बात क्या समझ में आती है कि प्रीएम्बल जो है वो न्यायोचित नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है। आर्टिकल 32 क्या बताता है? राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। उसके आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर। 4 चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में: प्रीएम्बल, प्रस्तावना, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश तत्व। इन सब में से सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जो है जस्टिसेबल हैं, अदरवाइज कोई भी जस्टिसेबल नहीं है। आर्टिकल 32 ये कहता है अगर आपके फंडामेंटल राइट, आपके मौलिक अधिकार के साथ कोई वायलेशन हो सकता है, यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड आस्क सर प्लीज़ इंटरवीन। आप इसमें मेरे फंडामेंटल राइट का, इस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और आप इसमें इंटरवीन करें, आप इसमें दखल दें और इनको समझाएं। क्लियर है आप सबको? ये जो प्रीएम्बल है हमारा, ये बहुत खूबसूरत है। प्रीएम्बल जो है
ये भारत का मानचित्र बताता है, ये आपको बताता है कि सरकार को किन किन चीज़ों के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये बताता है कि सरकार को क्या क्या स्कीम्स लानी चाहिए, सरकार को किन किन जगह पे, किन किन स्कीम्स पे कैसे खर्च करना चाहिए, जो हमने सोशलिस्ट में पढ़ा। अब मैं आपको इसमें क्वेश्चंस बताती हूँ, 3 या 4 क्वेश्चंस जो बनते हैं। सबसे पहला, क्या प्रीएम्बल जस्टिसेबल है, न्यायोचित है? तो नो, प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिसेबल। सेकंड, इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? पहले इसमें बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन था। एक्चुअली पहले ये नहीं माना गया था, लेकिन केशवानंद भारती के केस के बाद ये कहा गया यस, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? प्रीएम्बल में अमेंडमेंट की जा सकती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत फ्लेक्सिबल है, लचीला है। आर्टिकल 368 में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो जैसे पहले प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, तब नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम उसमें संशोधन कर सकते हैं और किया भी है। 42nd अमेंडमेंट 1976 में 2 वर्ड्स जो हैं सोशलिज्म, समाजवादी, और धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म, ये ऐड किए गए। और लास्ट है, प्रस्तावना की आत्मा यानी द सोल ऑफ प्रीएम्बल क्या है? सोवरेनिटी, संप्रभुता, फ्रेटर्निटी, बंधुता, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। ये आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था प्रीएम्बल पर।